गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रविंद्र। आज हम हमारा पर्यावरण कक्षा 7 से पर्यावरण लेसन 1 पढ़ेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? अब देखो रवि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है अपने टीचर से कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, टीचर ने बताया कि जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हो, अपने आसपास देखते हो, वो सभी पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो स्टूडेंट, आप सभी भी घर पे कलम पेन उठा करके एक लिस्ट बनाएं कि कौन सी चीज़ हमें प्रकृति से मिली है और कौन सी चीज़ें आदमी ने खुद बनाई है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पर्यावरण के घटक बताए गए हैं। तो एक ये बनाया गया है, सेकंड नंबर पर प्राकृतिक और थर्ड नंबर पर मानव, पहले नंबर पर मानव निर्मित। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक कौन कौन सा है? जो हमें प्रकृति से यूं का यूं मिला है, जिसमें मानव ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसके निर्माण में मानव की कोई भूमिका नहीं रही। अब जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव या जलमंडल, ये जैवमंडल, ये सभी प्राकृतिक घटक हैं। इसी प्रकार से मानव निर्मित घटक में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक, ये सभी मनुष्य बनाता है। ये चीज़ें हमें प्रकृति में बनी बनाई नहीं मिलती। इसी प्रकार से एक घटक मुख्य मानव घटक भी है, जिसमें व्यक्ति आता है, परिवार आता है, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक।
इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। इकबाल ने प्रश्न किया था कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, और टीचर ने जवाब दिया था कि हमारी ज़रूरतों की वजह से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब जीवीय क्या है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप एवं जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। और निर्जीव अजीवीय, अजीवीय के अंदर निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे कि स्थल। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो मानव पर्यावरण हमने देखा यहाँ पर, और हमने देखा प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जीव जंतु, पादप और स्थल, ये सभी चीज़ें आती हैं। और मानवीय पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जो उसकी गतिविधियां होती हैं, जो वो चीज़ें बनाता है, चाहे इमारतें, मार्ग, पुल, पार्क, ये सभी मानवीय पर्यावरण के अंदर आ जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतु, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्री महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अब प्रश्न ये बनता है कि वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल को कौन थामे रखता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप, पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र
क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, हैरान हो गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिसे पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक पारितंत्र बनाता था? पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है और जिसका अर्थ है पड़ोस। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? और देखा है तो वो कैसे? आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखो। ध्यान दें कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। आप कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चे की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लाइए। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। वस्तु विनिमय, आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले सकते हैं। जैसे कि प्राचीन समय में किया जाता था, लोग आपस में एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव, आदि मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग
और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाया, पशु पालना शुरू किया और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न को उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य के विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति में पूरा विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। अब जैसे कि आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो क्रिकेट का मैच होता तो अमेरिका के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन आप अपने यहाँ पर आराम से बैठ करके उसको देख पाते हैं। तो वो सारा सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब पर्यावरण के साथ रहना आना चाहिए और जो पर्यावरण में संतुलन बनाना हमें अच्छे से आना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, भूमि का दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना करके लाएंगे। आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे और उस समय उनका पसंद का फल क्या था? गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार, बुलेटिन और बोर्ड पर लिखें या फिर प्रदर्शित करें। तो स्टूडेंट, ये हमारा पाठ था पर्यावरण 7वीं क्लास से। नेक्स्ट जो हम पाठ करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।